मंदिरों का राष्ट्रीयकृत करने की घोषणा कर दिया और मंदिरों में उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को पुजारी रखा जाएगा। आरक्षण हम तो कहते हैं अगर हमारी भागीदारी आप दे दोगे तो आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। एक युवा जो भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है और कहते हैं पूरी दुनिया में मनुवाद खत्म हो सकता है, लेकिन बनारस में नहीं, वहां पर मनुवाद को चुनौती दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर घेर रहा है। उस युवा का नाम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अभिवादन स्वीकार करिए धनंजय का। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.एस. पटेल, जो सरदार सेना एक सामाजिक संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात करते हैं डॉक्टर आर.एस. पटेल जी से। पहले तो उनका हालचाल जानते हैं। कुछ दिनों पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सर, आपका स्वास्थ्य ठीक है? धन्यवाद साथी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ठीक है। लखनऊ में जो कार्यक्रम था उस समय आप अस्वस्थ थे, मैंने देखा। आपको कुछ लोग सहारा दे रहे थे। जी जी जी, अब ठीक है ना? उस समय दरअसल प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया था, लेकिन चूंकि संगठन की तरफ से आंदोलन को समर्थन था, प्रदेश भर से हजारों लोग इकट्ठा होना था और 56,000 तकरीबन मेरा प्लेटलेट्स पहुंच गया था। उस दौर में भी वहां पहुंचना मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वहां हम लोग पहुंचे थे। ये दिखाता है सर कि आप आंदोलन के प्रति कितने समर्पित हैं। जो शोषित वंचित लोग हैं उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आपका संघर्ष दिखा रहा है कि आप किस परिस्थिति में वहाँ पहुँचे। देखिए साहब, हम तो एक दिन के लिए पहुँचे, लेकिन आज 92-93 दिन हो गया। हमारे ही समाज के, हमारे ही वर्ग के शोषित वंचित समाज के लोग 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, जो जहाँ योगी सरकार ने आरक्षण की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की चोरी किया है, लगभग 15,000 से ज़्यादा वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन हुआ है, 15,000 से ज़्यादा ओबीसी के आरक्षण के नाते शिक्षक नहीं बन पाए ओबीसी के लोग, उसको लेकर के हमारे युवा लड़ रहे हैं। आज 92-93 दिन से हैं। हाँ, अलग बात है, भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर रावण यानी भीम आर्मी और सरदार सेना ने पूरे प्रदेश से ये आह्वान किया था कि हम लोग उस दिन विधानसभा का घेराव करेंगे। सरदार सेना के हजारों साथी और भीम आर्मी के हजारों साथी पहुंचे थे। हजारों हजार लोग इको गार्डन में पहुंचकर योगी सरकार से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। हाँ, दुख मुझे हुआ, हमारा तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, 20 से आंदोलन से हट जाकर के मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन हमारे सैनिक डटे रहे, भीम आर्मी के सैनिक डटे रहे और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। सर, आप जातिगत जनगणना के मुद्दे पे मुखर हैं। इस समय पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अगर बात किया जाए कि वामपंथी लोग कहते हैं जात खत्म होना चाहिए और आप लोग बोलते हैं कि जात की जनगणना होनी चाहिए, तो भारत में मूल सही रास्ता क्या है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि जाति खत्म होनी चाहिए? देखिए, इन दोनों बातों में बहुत विरोधाभास नहीं है। इसको हम अगर समता के दृष्टिकोण से देखें तो हम चाहते हैं कि इस देश में सबसे पहले जाति जनगणना हो जाए। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो इस देश के सभी जातियों के अनुपातिक भागीदारी प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, अलग बात है कि हमारा संविधान जाति आधार नहीं बल्कि वर्गिक आधार पर हमें रिजर्वेशन देता है, अधिकार देता है। संविधान के आधार पर, चूंकि जातियों से ही तो वर्ग बना है, हमारा मानना है कि जाति जनगणना होना चाहिए और जाति जनगणना होने के बाद सभी वर्गों की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। रोज रोज आरक्षण की जो कहानी है वो तब आराम से सुलझ जाएगा जब सभी जातियों को उनके वर्गिक आबादी के बराबर या जाति आबादी के बराबर सबको अधिकार मिल जाएगा। धन, धरती और राजपाट में, चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के नौकरियों में, अधिकारों में, हर जगह हमें हमारा अधिकार प्राप्त हो जाए, फिर हमें आरक्षण, हम तो कहते हैं अगर हमारी भागीदारी आप दे दोगे तो आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। सर, आप ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं, तो प्रधानमंत्री ओबीसी जनगणना पे सहमत क्यों नहीं है? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा कटघरे में खड़ा करता हूं। आपका सवाल कि हम ओबीसी की मांग करते हैं, तो पत्रकार महोदय, हम ओबीसी की मांग नहीं करते, हम संपूर्ण जाति जनगणना की मांग करते हैं। इस देश में अगड़े और पिछड़े सबकी जाति जनगणना की मांग करते हैं। जाति जनगणना की मांग इसलिए करते हैं कि सवर्ण वर्ग में भी बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक, 1-2 जातियों को छोड़ दिया जाए तो सवर्ण में भी अधिकार उनके
उनको नहीं प्राप्त है, सवर्ण वर्ग के भी कुछ जातियों को नहीं प्राप्त है। हम उनके भी अधिकार की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, तथाकथित ओबीसी हैं, तथाकथित मानते हैं। तथाकथित, क्योंकि ये 2000 के पहले सवर्ण थे। अच्छा, तो जिनकी जीन्स, जिनकी जनरेशन शोषक वर्गों में रहा हो, तो वो शोषित वर्ग में कैसे आ सकते हैं? उनकी जीन्स, उनकी खून शोषक है, इसलिए वो शोषित वर्ग में आ गए, तो वो जबरियन आ गए, न कि वो शोषित वर्ग के हैं। मैं उनको शोषित वर्ग का नहीं मानता। आप उनको शोषित वर्ग का नहीं मानते हैं, तो ये बताइए जो शोषित वर्ग के जो नेता हैं फिलहाल, क्या जो शोषित वर्ग के मुद्दे हैं उन पे मुखर हैं या नहीं? देखिए, यहाँ भी थोड़ी सी अलग अलग विषय हैं। शोषित वर्ग के जो नेता हैं, जिन लोगों ने शोषितों की आवाज के नाम पर सत्ता में आए और वो शोषितों की वास्तविक मूल भावनाओं को समझ नहीं पाए या लागू नहीं कर पाए, हम उनको असल में अपना नेता नहीं मानते। अच्छा, आप उनको अपना नेता नहीं मानते। लेकिन सर, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तमिलनाडु एक छोटा सा ही राज्य है, वहाँ के एक नेता की छाप उत्तर भारत तक आने लगी है, आवाज़ उत्तर भारत तक आने लगी है। आखिर क्या बात है एम.के. स्टालिन में? हाँ, बेहतरीन बातचीत है, मैं बेहतरीन व्यक्तित्व मानता हूँ। एम.के. स्टालिन को आज के वंचित वर्ग का एक बेहतरीन नेता मानता हूँ। लेकिन सिर्फ एम.के. स्टालिन नहीं, देश में कई ऐसे नेता, मैं बता रहा हूँ आपको। आज नीट के मुद्दे पर एम.के. स्टालिन साहब ने सबसे पहले आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि अगर नीट में ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ तो हम अपने राज्य में नीट का बहिष्कार करेंगे, नीट का परीक्षा नहीं होने देंगे। सबसे पहला व्यक्ति। दूसरा, जाति जनगणना पर सबसे मुखर होने वाला व्यक्ति। इतना ही नहीं, एम.के. स्टालिन साहब ने, आपको अवगत कर रहा हूं, जानिएगा कि सबसे पहला वो व्यक्ति है, एम.के. स्टालिन साहब पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अब तक आजादी के बाद अपने सरकार में सभी मंदिरों को राष्ट्रीयकृत करने की घोषणा कर दिया और मंदिरों में उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को पुजारी रखा जाएगा और उनको वेतनमान फिक्स होगा, संविदा पे सब होंगे, न कि किसी की बपौती होगी। अच्छा, तो इसको आप एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं? हाँ, एक क्रांतिकारी कदम मानते हैं। देखिए, सिर्फ वही नहीं, मैं तो मानता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया था। याद होगा आपको, उन्होंने ब्राह्मण भोज, मृत्यु भोज का बहिष्कार किया था। उन्होंने कानून बनाया कि मृत्यु भोज पर जो लोग बुलाते हैं या निमंत्रित करने जाते हैं या उनको मजबूर किया जाता है मृत्यु भोज को कराने के लिए, हम उनके लिए कानून बनाते हैं, उनको सजाए 10 साल। उन्होंने अपने राज्य में सभी जनपद में राजकीय कॉलेज खोला। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से उन्होंने इस देश के वंचित वर्गों के सबसे पहले उन क्रांतिकारी कदम को उन्होंने अपने यहाँ लागू कराया। हर अपने जनपद में कहा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम से राजकीय कॉलेज होंगे और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तथा वंचितों के वो सभी महापुरुषों के नाम से उनके जीवनी पर पाठ्यक्रम हमारे अपने राज्य में लागू होंगे। ये पहला निर्धारित कदम और वास्तविक कदम उन्होंने बहुत मजबूती से रखा है। इतना ही नहीं, अगर चलते छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने अपने राज्य में सबसे पहला वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 72% वंचित वर्गों के लिए रिजर्वेशन लागू किया और 10% उन्होंने कहा कि 10% हम सवर्ण आरक्षण लागू करेंगे, तब हम 72% पहले लागू करेंगे, उसके बाद 10% लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि 10% रिजर्वेशन हर जगह लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने गोबर को 2 रुपया किलो खरीदते हैं वो, उन्होंने अपने राज्य में लागू किया। घुरवाबारी, नरवाबारी, तमाम योजनाएं लागू किया। कहा किसानों के जो पशु हैं, उन पशुओं को के जो गोबर होते हैं, किसानों को जो लोग छोटा पशु की तरह भेज दे रहे हैं, मार रहे हैं, सड़कों पे गाय मारे जा रहे हैं, पशु मारे जा रहे हैं, उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब ये पशु 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो इनका गोबर खरीदा जाएगा, सरकार खरीदती है। तमाम ऐसी योजनाएं, दूध का उन्होंने रेट निर्धारित किया। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का रेट उन्होंने निर्धारित किया। 2500 रुपया कुंतल धान का रेट सबसे ज्यादा उन्होंने निर्धारित किया है। भाई साहब, देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री। अगर हम आते हैं बिहार में, तो नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद हम उनसे रुष्ट हुए, उनका साथ छोड़े, लेकिन उनके तमाम ऐतिहासिक कदम, तमाम गलत कदम हैं, लेकिन तमाम ऐतिहासिक कदम है। पहला था मुख्यमंत्री जिन्होंने जुडिशरी में आरक्षण लागू किया। पहला ऐसा राज्य बिहार जिन्होंने
प्राइवेट सेक्टर में, संविदा सेक्टर में आरक्षण लागू किया। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनको हम क्रांतिकारी कदम मानते हैं। उनके हर कदम का स्वागत नहीं, लेकिन जो उनके कदम वंचितों के हित में है, देश हित में है, हम उनको स्वागत योग्य मानते हैं। सर, बात हुई थी शुरू में मनुवाद से, ये बनारस है, और M.K. स्टालिन पे भी बात आई। अब बात करते हैं कि पेरियार पर, कि पेरियार भूख से बनारस में ही तड़पे थे। देखिए साहब, पेरियार का समय जो था वो अंग्रेजों का समय था। अंग्रेजों की हुकूमत से लेकर बाद में भी अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो कांग्रेस का हुकूमत था, लेकिन आरएसएस का हुकूमत नहीं था। आज धर्म के नाम से गंदी बू इस देश में पैदा करने का काम कौन किया है? आरएसएस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ, हम उस राम का स्वागत करते हैं जिसने कहा राम 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 राम। राम राम का मतलब होता है वह राम। हम उस राम की बात करते हैं जो राम इस देश के लिए, लोगों के लिए स्वभाव का परिचय देता हो, लोगों के लिए जीवन का परिचय देता हो। हम उस राम की बात करते हैं जिस राम से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आती हो। हम उस राम की बात नहीं करते हैं जिस जय श्री राम के नाम से लोगों को डरवाया जाता हो, छाती फाड़ा जाता हो। उस जय श्री राम के नारा और राम राम के नारा में अंतर है। आपने कहा मनुवाद, तो देखिए साहब, मनुस्मृति आधारित कानूनों का आज भी हम विरोध करते हैं, कल भी विरोध करते थे और कल भी विरोध करते रहेंगे। भारत संवैधानिक देश है। भारत मनुस्मृति से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। मनुस्मृति गड्ढे गहरी खाई में उसी समय डाल दिया गया जब भारत में 1950 में कानून लागू हो गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, तो मनुस्मृति का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आज भी मनुस्मृति चालू है तो यह जो लोग मनुस्मृति लागू करते हैं, हम उनका तथाकथित मनुवादी, तथाकथित धर्मवादी लोगों का हम विरोध करते हैं। सर, बात करें अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, आखिरी सवाल, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो पूर्वांचल में वो लहर नहीं है किसान आंदोलन की, और सरदार सेना की क्या भूमिका होने वाली है किसान इस विधानसभा चुनाव में? कठिन सवाल है आपका जी। देखिए साहब, किसान की अगर बात करें तो पूर्वांचल में छोटे किसान हैं, और पश्चिम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ के किसान बड़े किसान हैं, साहूकार किसान हैं। पूर्वांचल में किसान न कहिए, पूर्वांचल में मजदूर किसान हैं, क्योंकि यहाँ 2 बीघा 4 बीघा 10 बिस्वा खेत है, तो यहाँ लोगों के खुद के खाने के लिए भी पैदा नहीं कर पाते, तो लोगों को पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्यों के लिए भागते हैं। किसान कृषि कानून से क्या हानि है, क्या लाभ है? क्योंकि जब कृषि पर जीवन यहाँ बहुत आधारित रहा नहीं, तो लोगों को ये बात समझ में आई नहीं। असल में यह समझ में आई हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि वहाँ खेत ज़्यादा हैं। पूर्वांचल में भी वेव आया था। अगर वेव नहीं आया होता तो 20,000 लोगों को लेकर के सड़क पे सरदार सेना किसान आंदोलन के समर्थन में और मोदी के काले कृषि कानून के खिलाफ सड़क पे हम नहीं उतरे होते। 20,000 किसान उतरे तो निश्चित रूप से लोग जागरूक हुए। योगी जी जो कानून लागू किए हैं वो हिटलर कानून है। यहाँ लोगों को डरवाते हैं, लोगों पर पोटा चलवाते हैं, लोगों पर सोटा चलवाते हैं। मेरे ऊपर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसा केस इन्होंने किया, जो सेवा कर रहे हैं मरीजों की। उन्होंने कहा कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। हमने कहा हम उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे होंगे जो इस देश में शोषक हैं। हम शोषित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपका जो सवाल है, इस देश में अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, सरदार सेना की क्या भूमिका होगी, तो एक बात क्लियर कर लें, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, वंचितों के लिए सरकार बनाने के लिए सरदार सेना काम करेगी। वो अभी समय नहीं है, वो वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि हम सरकार बनाएंगे या हम सरकार बनवाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा, मैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल साहब से बात किया, उनके विचारों को जाना। आप जुड़े रहें द विलेज के साथ। शुक्रिया।